देश को 70 साल हो गए आजादी, एक सकारात्मक भावना से, और खास करके के उस समय जिस समय हमारा जैसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक तरफ उद्योग को माने और दूसरी तरफ कृषि को माने। जब उद्योग के लिए सारे के सारे सुधार 1990 के दशक में सुधार हुए और उन्हीं सुधारों का परिणाम जो है सुगत परिणाम है और देश की अर्थव्यवस्था पे हम देख रहे हैं। तो गाड़ी का एक पहिया का सुधार 1990 के दशक में हुआ, लेकिन दूसरा पहिया जो है इतना ही महत्वपूर्ण जो है, और मेरा मानना है कि उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें सुधार किसी तरह का उस समय सोचा गया, लेकिन मंथन नहीं रहा और उस मंथन की क्रियान्विति नहीं हुई। चाहे कोई भी सरकारें हैं, उस समय इस बात का मंथन हुआ कि इसमें भी कृषि क्षेत्र में सुधार जो है वो बहुत जरूरी है। लेकिन अब जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस हिसाब से जो लगातार पहले का मंथन चल रहा था उसको कानूनी अमली जामा पहनाने का जो काम किया है, आने वाले टाइम में पूरे देश में एक आर्थिक क्षेत्र में और किसानों के जो आज तक बदहाली जो चलती आ रही है, किसान जो परेशान होता आ रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। यह कृषि क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें कि 70% लोग हमारे गांव में रहते हैं, उसमें से किसान और किसानों से जुड़े हुए धंधों से वो जुड़े हुए हैं, और लगभग हम ये कह सकते हैं कि 70% या तो किसान और किसानी से जुड़े हुए। और कृषि क्षेत्र देश में बहुत बड़ा रोजगार का क्षेत्र है। आज पूरा उद्योग को देख लें और कृषि क्षेत्र को देख लें, कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा रोजगार है, लेकिन लगातार जो पलायन हुआ है गांवों से शहरों की तरफ, क्योंकि कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। अगर ये उपेक्षा नहीं होती तो ये पलायन नहीं होता। आज रोजगार की सबसे बड़ी जो देश में अनएम्प्लॉयमेंट का कारण जो है वो कृषि क्षेत्र में लंबे समय से सुधार नहीं होने का कारण है। अगर कृषि क्षेत्र में सुधार समय पे हो जाता और 1990 के दशक में अगर हो जाता, जिस समय उद्योग के क्षेत्र में हुआ, तो आज जो है एक पलायन के साथ साथ कृषि की इतनी दुर्दशा नहीं होती। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद पूरा देश देता है कि उन्होंने जिस हिसाब से कृषि क्षेत्र में 3 कानून लेकर के आए, वो अपने आप में एक आने वाले टाइम में कीर्तिमान स्थापित करेंगे। तो मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको 3 कानून के बारे में, तीनों कानूनों के बारे में बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हम देखते आ रहे हैं कि लंबे समय से एक आवश्यक वस्तु अधिनियम, जो कि बहुत कम इसका इम्पैक्ट जो है बहुत कम, चर्चा भी बहुत कम हो रही है पूरे देश में, और मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं क्योंकि ये कानून जो है ये बहुत महत्वपूर्ण कानून है। 1955 में बना। उस समय जब देश आजाद हुआ तो हमारे जो फूड ग्रेन थे, हमारे अनाज के भंडारण थे, अनाज जो हमारे देश में उत्पादन होता था वो हमारे जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम था। तो हमें बाहर से अनाज जो है, चाहे अमेरिका हो चाहे और भी देश हैं, वहां से हमें गेहूं वगैरह या अन्य अनाज जो है यहाँ भारत में हमें आयात करना पड़ रहा था, इंपोर्ट करना पड़ रहा था। हमारी जनसंख्या उसमें भले 40 करोड़ थी, लेकिन हमारे पास में अनाज सभी हमारे देश के लिए खाद्यान्न हमारे पास में काफी नहीं था। तो उस समय जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम, क्योंकि उस समय कालाबाजारी होती थी, उस समय जो भंडारण जो थे, कुछ लोग जो थे उस हिसाब से स्टॉक हो जाता था तो भाव बढ़ जाते थे, अनाज मार्केट में नहीं था। लेकिन आज जो है परिस्थिति वो नहीं है। आज जो है उसका उत्पादन जो है उसका 10 गुना बढ़ा, लेकिन पॉपुलेशन 10 गुना नहीं बढ़ी। 40 करोड़ की 400 करोड़ की पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन उत्पादन 10 गुना बढ़ा, पॉपुलेशन 130 करोड़ की है। आज हमारे पास में सरप्लस है।
और सबसे बड़ी किसान की विडंबना है, परेशानी है कि उसके पास में हमारे जितनी मांग है अनाज की, खाद्यान्न की, उससे ज्यादा हमारे पास में पैदा होता है और सरप्लस है। तो सरप्लस जो है उसका एक ही माध्यम है कि जब तक हमारा एक्सपोर्ट जो है जबरदस्त नहीं होगा, तब तक हमारे अनाज, किसानों के इस अनाज का भाव कम होता रहेगा। चाहे कितना भी कर दो, कितना भी कुछ भी बना ले हम, लेकिन अनाज का भाव जो है गिरा रहेगा, सरकार कितनी भी मदद करे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह काम किया कि क्योंकि इस सेक्टर में कोई आना भी नहीं चाहता था, कोई भी निवेश करना नहीं चाहता था। उद्योग के क्षेत्र में निवेश कर देगा, लेकिन कोई भी निवेश जो है, चाहे बाहर का एफडीआई हो, चाहे देश में उद्योगपति हो, कोई भी कृषि के क्षेत्र में निवेश इसलिए नहीं करता था, उसको पता था कि स्टॉक की लिमिट थी। आप पर्टिकुलर स्टॉक के अलावा उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते थे, वो किसानों के घरों में पड़ा रहता था, तो किसान उससे परेशान था। जब तक आप स्टॉक की लिमिट को आप नहीं हटाओगे, तब तक किसान के घर से अनाज बाहर नहीं निकलेगा, और बाहर नहीं निकलेगा तो उसको भाव नहीं मिलेगा, उसको कीमत नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा कि भाई कि जब देश में खाद्यान्न आज हमारे पास में सरप्लस है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए, हमें निर्यात करने के लिए सबसे बड़ा जरूरत हमारे पास में भंडारण होना चाहिए, स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए। उसमें स्टोरेज कैपेसिटी के लिए लाखों करोड़ों रुपए जो अगर कोई खर्च करेगा, वो करेगा, हमारा उद्योग करेगा, हमारे जो निवेश करने वाले करेंगे। तो वो नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो ही स्टॉक लिमिट एक पर्टिकुलर लेवल पे हो जाती तो आपका उस पे केस बढ़ जाता। हजारों केस जो हैं इसके बने हुए हैं, तो कोई भी जो है आकर करके उसमें निवेश नहीं करता। तो उस वजह से हमारे पास में जिस हिसाब से भंडारण होने थे वो नहीं थे, जिस हिसाब से कोल्ड स्टोरेज होने थे, कोल्ड स्टोरेज नहीं, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज वगैरह तब होंगे, कोई निवेश तब करेगा जब वो आगे एक्सपोर्ट करने के लिए सारा का सारा खुला है। तो हम ये देखते हैं कि जिस हिसाब से जब प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद में उसका ट्रांसपोर्टेशन है, उसका स्टोरेज है, उसकी पैकेजिंग है, और उसका प्रोसेसिंग है, और उसका एक्सपोर्ट है। जब तक ये बोटल नेक बना रहेगा, तब तक जो है किसानों को पैसा नहीं मिलेगा। कि जब हम एक उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूं कि जब एक लेन की लाइन, अगर रोड बनी हुई हाईवे है, और उसको जाकर करके हम उसको 2 लेन में कन्वर्ट कर देते हैं या 1 लेन में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे एक बोतल का मुंह की तरह, तो आप देखेंगे तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा। बढ़ेगा तो उसका नुकसान किसको होगा? डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट जाएगा किसान को। किसान के घर से अनाज बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि उसको अगर निकलेगा तभी उसको भाव मिलेगा, नहीं तो पड़ा रहेगा तो किसी भाव में देने के लिए तैयार होगा। और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि खरीदार ही नहीं मिले। जब मांग ही नहीं है तो खरीदार कैसे होगा? तो इसको, एक्सपोर्ट को खोलना, इस हाईवे को क्लियर करने का काम जो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अभी जो 3 जो कानून आए उसके साथ में, उसमें वो रोक हटाना कि आप कितना ही ज्यादा आपका भंडारण का इंतजाम कर सकते हैं। कोई निवेश कर सकता है, कोई उद्योगपति बड़ा से बड़ा भंडारण कर सकता है। कोई उद्योगपति जो है, अगर आप पैसा जो बाहर का एफडीआई हो, चाहे कोई भी पैसा लगा करके कोल्ड स्टोरेज का कर सकता है, कोई भी एक्सपोर्ट कर सकता है। जब तक हमारे यहाँ के किसान का अनाज जो है वो उत्पादन एक्सपोर्ट नहीं होगा, बाहर नहीं जाएगा, दूसरे देशों में नहीं जाएगा, तब तक किसान को भाव नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ की मांग जो है वो लिमिटेड है। एक मांग के बाद में उसके बाद में आपका अनाज की मांग नहीं होगी। अगर गेहूं के, अगर उसकी 130 करोड़ पॉपुलेशन और 10 गुना अगर बढ़ा हुआ है, तो अनाज यही रहेगा, तो उसको बाहर भेजना है। तो सबसे बड़ा काम जो है वो ये हुआ। तो इससे जो है एक बोटल नेक खत्म होगी, और लगातार दूसरे देशों में जो एक्सपोर्ट करने की बात जो है वो लगातार अगर बनी रहेगी, तो किसान को उसका भाव भी मिलेगा। और दूसरा जो कानून है वो कानून है कि उसके साथ में उत्पादन, कि अगर मान लो हमने आज 10 गुना उत्पादन है, तो 10 गुना की जगह अगर 20 गुना उत्पादन, जस्ट हमारा डबल अगर होगा, तो दुगना उत्पादन जो अगर बढ़ेगा, जो उत्पादन आज हम कर रहे हैं, तो हमारा उत्पादन अगर 10 गुने की जगह अगर 20 गुना अगर उत्पादन हो जाएगा, उसी जमीन में, उसी इनपुट से, उससे भी कम इनपुट में, लागत से, तो उसका सीधा का सीधा फायदा जो है हमारे किसानों को मिलेगा। तो उसके लिए जो अभी आज की तारीख में एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो फार्मिंग है जिस फार्मिंग के तहत में हमारा छोटा किसान है, जिसके पास में 2 एकड़ जमीन के हमारे करीब
2 एकड़ और 2 एकड़ से कम की जमीन, करीब 80% किसान, जो देश का 86% किसान, वो किसान है, छोटा किसान है। तो उसके लिए उसमें आज जिस हिसाब से आधुनिकीकरण हुआ है, चाहे आप फार्म इंप्लीमेंट ले लीजिए, कृषि यंत्र ले लीजिए, चाहे बिजाई से लगा करके कटाई तक, और चाहे उसमें छिड़काव तक, दवाई छिड़काव तक, तो जिस हिसाब से पूरे विश्व में, चाहे अमेरिका हो चाहे दूसरे देश हो, जब उनके पास में इतना बड़ा आधुनिकीकरण है, तो हमारे देश में भी उस तरह का आधुनिकीकरण होना चाहिए, उस तरह की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उस तरह के हमारे किसानों को राय देने वाले कंसल्टेंट होने चाहिए, उस तरह का उसमें इनपुट भी आना चाहिए कृषि के क्षेत्र में। तो ये जो है हमारे इस कृषि को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, प्री हार्वेस्टिंग, फसल लेने के पहले और फसल लेने के बाद। तो जो तीनों कानून जो हैं वो फसल लेने के पहले की स्थिति और फसल लेने के बाद की स्थिति को पूरे को कवर करते हैं। तो इस तरह से हमारे जब किसानों के पास में प्री हार्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा सा अच्छा बीज मिलेगा, अच्छा सा अच्छा मतलब उसको तकनीकी मिलेगी, उसको कृषि यंत्र मिलेंगे उसके खेत में काम करने के लिए, तो उसकी अगर इनपुट जो है, लागत जो है, अगर उसकी लागत आधी हो जाती है और उत्पादन अगर दुगना हो जाता है, वो तब ही होगा जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से इन्वेस्टर आएगा, पैसे लगाने वाला आएगा। हमारे किसान जो हैं, हम ट्रेडिशनल खेती करते हैं, उसके पास में इतना पैसा लगाने के लिए नहीं है, वो बहुत अच्छे से अच्छा विश्व स्तर का बीज नहीं खरीद सकता, बहुत अच्छे से अच्छा उसके पास तकनीकी नहीं, उसके पास कंसल्टेंट नहीं, उसके पास में कृषि यंत्र जो हैं, चाहे बिजाई करने से लगा करके, निराई करने से लगा करके, सिंचाई से हो और चाहे कटाई से हो, वो यंत्र उसके पास नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या हमारा किसान विश्व के अन्य किसानों के बराबर कॉम्पीट कर सकता है, क्या प्रतिस्पर्धा में आ सकता है? इसका जवाब बिल्कुल साफ है कि वो नहीं आ सकता। तो इसके लिए कब तक हम किसान को बेड़ियों में बंधे हुए रखेंगे? तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच, जब तक इसमें पैसा नहीं आएगा, इन्वेस्टर नहीं आएगा, तो छोटे छोटे किसानों को अगर इकट्ठा करके, जैसे ये गांव के हैं और सारों ने जो है इकट्ठा करके अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, और उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसको एक जो है गारंटी, जिसको हम कह सकते हैं भाव की सुरक्षा। किसान को जब वो बोता है तो एक तरह की फसल होती है, वो देता है, उसको पता ही नहीं चलता कि ये कौन सा मार्केट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो उस समय जब उसकी फसल होती है, बम्पर फसल हो जाती है, तो उसके भाव नीचे आ जाते हैं। तो एक उसको अगर ये हो कि मैं जो फसल बो रहा हूं, तो मेरे जब फसल आएगी तो उस समय उसके भाव इतने नीचे नहीं आए, जिससे कि मुझे जितनी मेरी लागत लगी है उसमें मेरे लागत का जितना ही पैसा नहीं मिले। तो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक सुरक्षा होगी। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं आपको, जैसे मूंग की एमएसपी जो है वो करीब 7,000 रुपए क्विंटल है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत में अगर वो संविदा आपसे करता है, करार करता है किसान से, और वो आके कहता है कि मैं आपके 8,000 रुपए क्विंटल में खरीदूंगा और मुझे कम से कम 3,000-4,000 बीघा जमीन की कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो क्योंकि हम ये कहेंगे जब किसान को नहीं पूरता है, फायदा नहीं होता, तो उसको कैसे होगा? तो उसका मैं साफ बताता हूं, उसका काम करने का तरीका अलग होगा। वो प्रोडक्शन जो है वो पैदावार डबल लेगा और वो सीधा फायदा किसान को भी होगा, और उसके अलावा इनपुट जो है उसमें आधी आ जाएगी, क्योंकि उसके पास तकनीकी होगी, उसके पास में बहुत ही आधुनिक यंत्र होंगे, और कृषि में कंसल्टेशन देने वाले, कृषि में उसको कंसल्टेंसी देने वाले उसके मैनेजर होंगे, मैनेजमेंट वाले होंगे, कंसल्टेशन वाले वैज्ञानिक होंगे, सारे तरह के होंगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि उसमें कृषि जो है एक ऐसा सेक्टर है जिसको हम कह सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एक आज उद्योग जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर, कृषि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता तो कोई पैसा नहीं लगाता, और अगर इस तरह के कानून नहीं होता तो कोई आता भी नहीं। तो इसमें जब बाहर से निवेश आएगा तो उसका प्रोडक्शन जब किसान का ज्यादा होगा तो वो इसीलिए करार करेगा, और करार में जब हम कह रहे हैं कि वो हवा में बात क्यों करेगा, वो इतना पैसा कैसे दे देगा, इतना भाव सुरक्षा कैसे दे देगा किसान को,
इसलिए दे देगा कि उसको पता है कि मेरा इसमें इनपुट जो है, खर्चा जो आएगा, लागत लगेगी, वो कम लगेगी, और उसमें टेक्नोलॉजी तकनीकी जो है बहुत विश्व स्तर की देगा, और उसमें उसके कंसल्टेंट हैं विश्व स्तर के होंगे, मैनेजमेंट विश्व स्तर का होगा, लेबर कम से कम खर्च होगी, और प्रोडक्शन वो डबल लेगा, सीड उसका बेस्ट होगा। तो इस तरह से प्रोडक्शन जब डबल होगा तो किसान को जो है उसकी आमदनी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ये विजन है, दूरदृष्टि है, जो कि उन्होंने बहुत पहले कहा कि 2022 तक किसानों की आमदनी जो है वो दुगनी होनी चाहिए, और दुगनी होने का माध्यम ये कानून भी है। तो इसीलिए उनकी सोच है कि भी इस कानून के तहत में उसको आमदनी दुगनी होगी। और सिर्फ करार जो होगा, एक इतना मिथ्या फैलाया जा रहा है, इतना भ्रम रखा जा रहा है, और सिर्फ लोगों के द्वारा राजनीति करी जा रही है कि किसान की जमीन, करार सिर्फ फसल का होगा, किसान की जमीन से उससे कोई लेना देना नहीं, वो करार नहीं हो सकता। उसमें कानून में बहुत सीधा साधा प्रावधान है, सिर्फ और सिर्फ फसल का होगा, और वो भी किसान को सुरक्षा दी जाएगी कि आपके ये जो भी प्रोडक्शन होगा, हम आपको गारंटी देते हैं कि इतने में खरीदेंगे, और उसके लिए एडवांस भी ले सकता है किसान, अलग अलग तरह का करार कर सकता है। किसान अगर चाहे कि मुझे तो तकनीकी चाहिए, किसान अगर चाहिए मुझे तो यंत्र चाहिए, कृषि यंत्र आप प्रोवाइड कर दीजिए, किसान चाहिए मुझे तो यंत्र, तकनीकी और लेबर वगैरह सारा आप कर दीजिए। तो हर तरह का करार हो सकता है, और उसके बाद में किसान को ये स्वतंत्रता होगी, किसान को फ्रीडम होगी कि वो करार को निरस्त भी कर सकता है, लेकिन वो जो निवेशक जो होगा वो नहीं कर सकेगा। और किसी तरह का डिस्प्यूट होगा तो वहां पर और इमीडिएटली एसडीएम कोर्ट वगैरह जो होगा वहां निराकरण हो सकता है, और उसका पेमेंट जो है वो 3 दिन के अंदर अंदर उसको देना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन होगा। तो किसान को एक तरह की बहुत बड़ी इससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से सुरक्षा होगी। एक कृषि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज में आ जाएगा। निवेशक जो पहले डरता था पैसे लगाने में कृषि क्षेत्र में, वो डरेगा नहीं, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जो महात्मा गांधी क्या करते थे, भारत की आत्मा जो है वो गांव में बसती है, तो उस तरह से वापस उसको सेव देना। आज गांव उजड़ रहे हैं, कृषि उजड़ रही है, और कृषि जो है बिल्कुल फायदे का सौदा नहीं रही है, और एक मजबूरी हो गई। किसान एक मजबूरी से करता है, तो उसको कृषि क्षेत्र को मजबूत करना, किसान को मजबूत करना, किसान को सशक्त करना, किसान को स्वतंत्र करना, इस तरह का ये जो है ये कानून प्रधानमंत्री मोदी जी लाए हैं। और तीसरा कानून जो है बहुत महत्वपूर्ण कानून, वो भी अपने आप में जो किसान को स्वतंत्रता, सशक्त और मजबूत बनाने का कानून है, वो कानून है जो कि हमारे जिसमें कहते हैं एपीएमसी से संबंधित, एपीएमसी से संबंधित नहीं होकर के उससे जोड़ा जा रहा है। वो कानून है किसान को फ्रीडम देना, स्वतंत्रता देना, वो अपना माल जो है कहीं भी बेच सकता है। इस कानून में भारत के संविधान की मंशा पूरी होती है, क्योंकि भारत के संविधान में जब ये है कि एक कार निर्माता या एक उद्योग में किसी तरह का प्रोडक्ट है उसका निर्माता पूरे देश में वो अपने प्रोडक्ट को कहीं बेच सकता है, और उसके प्रोडक्ट को, उसके उत्पाद को कोई भी व्यक्ति कहीं भी पूरे देश में खरीद सकता है। तो किसान के उत्पाद को ये उसके लिए ये बेड़िया क्यों रखी गई कि सिर्फ वो उत्पाद जो उसके क्षेत्र में जो मंडी है वहीं बेचेगा, सिर्फ उस क्षेत्र में मंडी के अंदर जो उसके आड़तियां हैं वही खरीदेंगे। तो जब किसान अपने खेत से अपने मंडी में 5 किलोमीटर भी दूर हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 30 किलोमीटर भी दूर होती है, और कई कई जगह 40-50 किलोमीटर दूर होती है, तो मंडी में वो ले जाता है। तो उसका ट्रांसपोर्टेशन जो आप सोच के देखिए, जिसके पास में 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, 2 या 3 बोरी उसके अनाज हुआ है, तो उसको अगर वो लेके जाता तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का, उसका लदान का जो खर्चा होता है उसके बहुत ज्यादा होता है। उसका हो सकता है 10% उसका खर्चा उस पर ही आ जाए लदान के। फिर वो 3, 4, 5 दिन तक वो मंडी में अपना इंतजार करता है, उसका मैन पावर खराब होता है, उसकी लेबर खराब होती है। उसके बाद में जो उसके भाव लगाते हैं, बोली लगती है। आप देखें कि अगर किसी भी जो उद्योग उत्पाद के लिए मार्केट में अगर आप जाएंगे, दुकान में जाएंगे, शोरूम में जाएंगे, कहीं भी बोली नहीं लगती, लेकिन किसान के उत्पाद के लिए बोली लगती है। हम कहते थे पहले, हम मानते हैं कि बोली उसकी लगती है कि जो दिवालिया हो जाए, लेकिन किसान के उत्पाद के 2 या 3 लोग खड़े होकर करके बोली लगाते हैं। तो ये किसान इस वीडियो में क्यों बता रहे हैं? और उसके बाद में जो लोग मंडी में होते हैं वो कार्टेल कर देते हैं,
पहले समझ लेते हैं आज तुम खरीद लेना ना दूसरे दिन मैं खरीद लूंगा, और आपस में मिल करके वो भाव जो है ऐसा 10 से 15% भाव जो है उस हिसाब से कम रखते हैं कि उसको उनको 10-15% फायदा होता है भाव में, और आड़त में अलग होता है, लेकिन नेट नुकसान जो है वो किसान को होता है। तो मेरा मानना, और उसके अलावा मंडी का टैक्स होता है, तो कुल मिलाकर के 20 से 25% जो किसान को है इस सिस्टम से वो लुटता जा रहा है, और उसके साथ धोखा हो रहा है। और उसके साथ में और वो लोग इतने स्ट्रांग है क्योंकि हमारा किसान जो है वो बहुत ही इस तरह शरीफ है, और कई लोग जो हैं उसको गुमराह करते हैं, भ्रमित करते हैं, क्योंकि उनको अपना धंधा चलाना पड़ता है। और जहां तक पंजाब की और की बात करें, वहां तो हर गांव में मंडी है, और जो किसान स्वयं ही जो है वो खेती भी करता है और मंडी का काम भी करने लग गया। तो 1700-1800 तो वहां पर मंडी है, उससे भी ज्यादा होगी। और उसकी जो है रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, करीब 5-6 हजार करोड़ की रेवेन्यू है। तो एक सबसे ज्यादा जो है असर जो है उन लोगों को पड़ रहा है जो मंडियों में काम करते हैं। तो आज वहां देखें तो हर घर में अगर पूछो तो किसान भी होगा और मंडी भी चलाना होगा, लेकिन कुछ लोग जो हैं वहां रह गए हैं, वो उनके जो हैं अभी भी उनकी बेटियां हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि हम इस सिस्टम को कब तक रह के किसानों को कब तक परेशान करें। और हम अगर देखें कि मंडी सिस्टम आया कहां से, जब अंग्रेज यहाँ भारत में थे तो उन्होंने 1886-87 वगैरह में बरार जो मंडी थी हैदराबाद का वगैरह वहां पे, तो उन्होंने वहां पर और पूरे देश में उन्होंने 1935 में, तो ये जो कानून अभी मंडी का कानून जो एपीएमसी का है वो 1935 का कानून है, और उसी का ही स्वरूप है एक तरह का, बदल करके थोड़ा। और वो क्यों लेके आए, उनको ये पता था कि अगर कपास हम ऐसे किसानों से खरीदेंगे तो हमारी इंग्लैंड में जो मैनचेस्टर वगैरह में जो कपास की जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वो चल नहीं पाएगी, और उसके लिए हमें मंडी सिस्टम करना जरूरी है, और उसमें हमारा भाव जो है हम उस हिसाब से खरीदेंगे, कम भाव में किसानों से हम कपास खरीद पाएंगे। तो उस समय से उन्होंने कॉलोनियल टाइम में ये मंडी सिस्टम शुरू किया, और उसका फायदा जो है किसानों को नहीं होकर करके सीधा का सीधा अंग्रेजों को था। और इंग्लैंड में उनकी मैनचेस्टर में जो ये कपास की फैक्ट्रियां थी, वो उनके और कपड़े की फैक्ट्रियां थी, वो उनके चलाने के लिए एक माध्यम था। उसी को हम लेकर के आगे चले, लेकिन इसी के लिए लगातार चाहे कोई भी सरकार आई हो, हमेशा ने ये कहा है कि कृषि क्षेत्र में और खास करके मंडी में इस तरह का सुधार लाना जरूरी है। अगर ये नहीं लाया गया तो किसानों को बहुत बड़ा भारी नुकसान होगा, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे कोई भी सरकारें हैं। लगातार पिछले 2 दशकों से, पिछले 22 सालों से ये प्रयास चल रहे हैं कि इसमें सुधार आना चाहिए कृषि क्षेत्र में, और खास करके मंडी के सिस्टम में, और इसमें एक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए किसान को अपना माल बेचने के लिए। व्यापारी चाहे कलकत्ता का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे देश के किसी हिस्से का हो, अगर वो व्यापारी आकर के किसान के खेत में सीधा सौदा करता है तो किसी को तकलीफ क्यों हो रही, मुझे ये समझने बड़ा मुश्किल हो रहा है कि मंडी के लोगों को क्यों हो रही। अगर किसान को उससे 20 से 25% उसको घर पे आकर के उससे अगर वो व्यापारी खरीदता है तो उसको किसी को तकलीफ होनी नहीं थी। लेकिन आज जो एपीएमसी एक्ट बना उसके तहत वो नहीं खरीद सकता, उसको स्वतंत्रता नहीं है। किसान जो है अगर बात ले जाएगा तो उसको भी वो स्वतंत्रता नहीं है। तो अगर भारत के संविधान में जब ये प्रावधान है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का, कि आप अपना माल पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हैं, कोई भी बैरियर नहीं है, एक राज्य से दूसरे राज्य में बैरियर नहीं है, लेकिन कृषि उत्पाद में ये बैरियर क्यों, और इसका नुकसान किसको हो रहा है? इसका नुकसान सीधे जो है वो किसानों को हो रहा है। जब तक किसानों का उत्पाद जो है वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड ट्रेड नहीं होगा, उसका किसान अपना उत्पाद जो है पूरे देश में अगर बेच नहीं सकेगा, पूरा देश का व्यापारी जो है अगर यहाँ से नहीं खरीद सकता तो उसका सीधा का सीधा नुकसान किसान को होगा। अब आप मंडी की अगर आप देखें तो उसमें 5-10 लोग होते हैं और हजारों 20-25 हजार किसान जो है बेचने वाले होते हैं, खरीदने वाले कम, बेचने वाले ज्यादा। तो जब बेचने वाले ज्यादा हो, खरीदने वाले कम हो, तो किसान को परेशानी रहेगी, एक बोटलनेक बना रहेगा। जब व्यापारी ज्यादा बढ़ेंगे, जब व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा होगी,
जब व्यापारियों में कंपटीशन होगा तो उसमें किसान खुशहाल होगा और देश की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। और उसमें एक प्रतिस्पर्धा अगर होगा, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है जिसमें के भाव किसान 3 रुपए किलो और 2 रुपए किलो बेचता है, लेकिन 70 रुपए किलो जो है या 100 रुपए किलो बाद में वो वही चीज जो है जो पेरिसेबल है, चाहे प्याज हो, चाहे लहसुन हो, चाहे टमाटर हो, कई बार ये हम स्थिति देखते हैं। ये क्यों है? क्योंकि ये बहुत बड़ा मिसमैच है और इसको हटाना जरूरी है। लेकिन हम कभी भी ये नहीं देखते हैं कि दूसरा अगर औद्योगिक उत्पाद आप देखेंगे तो उसमें 5 या 10% का फर्क पड़ता है, लेकिन इतना फर्क जो है सिर्फ कृषि उत्पाद नहीं पड़ता क्योंकि एक अनऑर्गेनाइज है। तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदृष्टि और किसानों के हित के लिए कि देश आजाद होने के 70 साल के बाद में भी किसान को बेड़ियों से हटाना, उसको स्वतंत्र बनाना, उसको सशक्त बनाना, देश की अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत करना और जो गांव जो हैं उजड़ रहे हैं उनको मजबूत करना, ये सोच और इस दूरदृष्टि से ये तीनों कानून लाए गए। और जहां तक एपीएमसी की बात करें तो मैं ये बता दूं आपको कि जैसे मैंने आपको बताया कि कम से कम अगर मान लो हमारे व्यापारी होंगे मंडी में तो उनकी मनमर्जी होगी और उनकी मर्जी के हिसाब से किसान का उत्पाद वहां बिकेगा और भाव भी उस हिसाब से बोली से बिकेगा। और जब व्यापारी ज्यादा होंगे तो अगर इंडस्ट्री जो है डायरेक्ट वो कांटेक्ट कर सकती है, अगर प्रोसेसर है वो डायरेक्ट किसानों से बात कर सकता है कि आपका उत्पाद आते ही हम खरीद लेंगे, तो उसको कम से कम 20-25% का जो नुकसान हो रहा वो नहीं होगा और उसको सुरक्षा भी दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में करार करने का, तो उसको सुरक्षा होगी। अगर खुद इंडस्ट्री जाकर करके आज जो प्रोसेसिंग कर रही है, जो आकर चाहे जैसे आटा मिल है और वो जाकर करके लाखों करोड़ टन आकर मान लो आटा वो बना करके भेजते हैं, तो जाकर के किसानों को खुद को जाकर के वो करार कर सकते हैं और किसानों को भाव की एक सुरक्षा दे सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होगा। और इसके साथ में अगर आप देखेंगे कि आज की तारीख में प्रति वर्ष जो हमारा चाहे प्याज हो, चाहे लहसुन हो, चाहे टमाटर हो, चाहे पेरिसेबल आइटम हो, हम देखते हैं कई बार किसान जो है 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो हो जाता है, वो सड़क पे फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं? क्योंकि एक स्टॉक जो है वो नहीं कर सकता व्यापारी। कोई बड़ा बिजनेस है स्टॉक नहीं कर सकता, कोई इंडस्ट्री स्टॉक नहीं कर सकता। तो किसान के पास में एक बोटलनेक बना था, किसान उसको फेंकने का अलावा कुछ नहीं करता क्योंकि उसको रेट नहीं मिलता। अगर यही कोल्ड स्टोरेज वगैरह की चेन वगैरह बनी हो तो 6 महीना और साल भर तक वो आइटम खराब नहीं हो तो उसमें नुकसान किसान को भी नहीं होगा और वो आइटम चल जाएगा और कंज्यूमर को भी फायदा होगा। तो इन अधिनियम से, इन कानूनों से कंज्यूमर को 130 करोड़ के देश जो हैं, सिर्फ किसानों को ही नहीं कंज्यूमर को भी इससे फायदा होगा। एक प्राइस स्टेबिलिटी जो है उसमें 5-10% का फर्क होगा। ये नहीं कि 500% रेट में कभी 1 रुपए किलो है कभी 100 रुपए किलो हो जाए। तो वो चीज जो है, ये मिसमैच जो है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर एग्रीकल्चर होने की वजह से मिसमैच है, वो खत्म होगा। तो ये जो है, ये जो हमें चीज देखने को मिल रही है, लेकिन जबरदस्त जिस हिसाब से एक भ्रम पैदा किया जा रहा किसानों में, क्योंकि कई लोगों की राजनीतिक जो है धरती खिसक चुकी है। उनको ये है कि अगर किसानों को ये नहीं बदलाया गया, किसानों को इस तरह का भ्रम में नहीं किया गया, तो वो राजनीति में वापस नहीं आ सकते। क्योंकि उनका मानना था कि जो काम उनको करना था, जो काम उन्होंने पिछले 2 दशक से रिफॉर्म की बात चल रही है, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। और वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सोच के कि जो काम आज 22 साल 24 साल पहले से शुरू हुआ है और वो लगातार उसकी चर्चाएं होती रही है, उसको परिणति देना और उसको एग्जीक्यूशन देना, उसकी क्रियान्विति करने का अगर काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के हित में, किसानों के हित में किया है, तो आज जो है राजनीतिक पार्टियां जो सिर्फ अपना सिर्फ राजनीति की वजह से जिस हिसाब से देश का और किसानों का नुकसान पहुंचा रही है, तो ये मैं चाहूंगा कि मैं आपके माध्यम से आम जनता तक आप जो है ये सरकार की हमारी बात जो है आप पहुंचाएं, जिससे कि आम जन को पता लगे। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा किसान हितैषी रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 2013-14 में देश का कृषि बजट जो था वो करीब 21,000 करोड़ था, लेकिन 2000 उसके बाद में 2020-21 में देश का कृषि बजट जो है पहली बार 1,35,000 करोड़ का किया। ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। कहां 21,000 करोड़
और कहा 1,35,000 करोड़ ये कृषि बजट। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच और विचारधारा किसानों के प्रति नहीं होती और कृषि क्षेत्र के प्रति नहीं होती और किसानों को मजबूत करने की नहीं होती और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने की नहीं होती, तो कृषि बजट जो है 21,000 करोड़ से 1,35,000 करोड़ नहीं होता। तो ये पहली बार हुआ। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये आज तक नहीं था, क्योंकि हमारे किसान जो 2 हेक्टेयर की जमीन वाला है, 1 हेक्टेयर की जमीन वाला है, उसके पास जब बारिश हो जाती है या उसको जब बिजाई करनी होती है किसी भी मौसम की, उसके पास में अच्छा बीज खरीदने का पैसा नहीं होता। तो उनके 6,000 रुपए उनके साल के, तो लगभग अगर आप देखें तो करीब उसको 95,000 करोड़ रुपए 95,000 करोड़ रुपया उनके खातों में सीधा जमा हो चुका है प्रति वर्ष। अभी एक पहले साल में इतना जमा हो चुका है और करीब 10 करोड़ किसान जो हैं इससे लाभान्वित हुए। और यही नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का देखिए, करीब उनके क्लेम जो हैं अभी इस साल में करीब 87,000 करोड़ जो हैं उनके क्लेम उनको मिले हैं। और एमएसपी की अगर बात करें, एमएसपी जो है करीब डैडी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, डैडा जो पहले से जो है डैडी बढ़ाई गई है। पहले हम देखते हैं एमएसपी 10 रुपए बढ़ती थी गेहूं की, 20 रुपए बढ़ती थी, लेकिन जो मूंग जो है पहले हमारे 3,500 रुपए क्विंटल या 4,000 रुपए क्विंटल थे, सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7,000 रुपए क्विंटल जो मूंग में एमएसपी थी। लेकिन पहले हम एमएसपी देखते थे, एक ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात थी, बहुत कम, नहीं के बराबर 10, 20, 30 रुपए बढ़ती थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और खरीदारी जो एमएसपी के द्वारा जो पिछले 2000 अभी जो पिछले साल जो खरीदारी हुई है, तो उसमें करीब 2.5 गुना ज्यादा, पहले से 2.5 गुना ज्यादा जो है एमएसपी से खरीद हुई है। तो ये सारे आंकड़े ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच किसानों के प्रति, प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच देश की अर्थव्यवस्था में मजबूत करना और किसान आज तक जो बेड़ियों में बंधा हुआ था उसको मजबूत करना। और मैं आज बता रहा हूं, जब मैंने आपको बताया कि किसान जो है पेरिसेबल आइटम, चाहे सब्जी हो, चाहे लहसुन हो, चाहे प्याज हो, चाहे टमाटर हो, और खास करके टमाटर जब वो अपने सड़कों पे फेंकता है, तो पूरे देश में प्रतिवर्ष, आप जान करके आपको आश्चर्य होगा, पूरे देश में प्रतिवर्ष करीब 93,000 करोड़ का, पिछले साल 93,000 करोड़ का नुकसान तो